आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन में होता है क्या है कि दो सब्सटेंस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक सब्सटेंस है और ये एक दूसरी सब्सटेंस है। जब ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं तो एक तीसरी सब्सटेंस बनाते हैं। ये जो तीसरी सब्सटेंस होती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी इसके और इसके इन दोनों से बिल्कुल ही भिन्न होती है। अगर इसको हम ग्राफिकल वे में इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जैसे मान लीजिए इस सब्सटेंस को अगर हम ए से रिप्रेजेंट करें, इसको बी से, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है उसको अगर हम ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में जो इक्वेशन बनती है इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस भाग लेने के लिए जाते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और केमिकल रिएक्शन के पश्चात जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से अलग होती है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। अब हम बात करने वाले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि जो रिएक्टेंट है वो केमिकल रिएक्शन के पहले जितनी इनकी मास होती है तो केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसका भी मास इक्वल होता है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन। और ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो जितने भी केमिकल रिएक्शन है उन सब के लिए अप्लीकेबल होता है। जैसे मान लीजिए कि AgNO3 है और ये है सोडियम क्लोराइड। जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पर बनता है AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो एक होता है लैंडो ट्यूब जो कि इस शेप का होता है, इसको बोला जाता है लैंडोल्ट ट्यूब। इसमें क्या कीजिए कि आप AgNO3 को इधर में भर दीजिए, इसमें आप AgNO3 भर दीजिए और इधर में सोडियम क्लोराइड भर दीजिए। अब क्या कीजिए कि इन दोनों को इंटरमिक्स कर दीजिए, मतलब इसको रोटेट कर करके ट्यूब को आपस में मिला दीजिए। तो रिएक्शन के पहले आप इन दोनों का वेट मेजर कर लीजिए। तो वेट ऑफ रिएक्टेंट, तो जो मास आपकी आती है रिएक्टेंट की, उसके बाद इनको इंटरमिक्स कर दिया जाता है। इंटरमिक्स करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है AgCl और NaNO3, तो इन दोनों का जब फाइनल वेट मेजर किया जाता है, मास इनका निकाला जाता है, तो वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर आता है। सो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इससे वेरीफाई होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास है वो हर केमिकल इक्वेशन के लिए, हर केमिकल रिएक्शन के लिए वेरीफाइड होता है। अब हम बात करने वाले हैं बैलेंस इक्वेशन के बारे में कि बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस इक्वेशन में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं
जो बैलेंस इक्वेशन होता है उसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट, जैसे रिएक्टेंट में एलिमेंट 2 हैं तो इनके जो एटम्स होते हैं रिएक्टेंट साइड में जितने भी होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके, जो प्रोडक्ट साइड में जो एलिमेंट होते हैं उनके अंदर जो एटम होता है वो दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी कि जो एटम, जितने एटम रिएक्टेंट साइड में अवेलेबल होते हैं उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड में भी अवेलेबल होते हैं। और इस टाइप का इक्वेशन, जिस इक्वेशन में इस टाइप का होता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। जिस इक्वेशन में ऐसा नहीं होता है उसको हम बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन। जैसे ये एक तरह का बैलेंस्ड इक्वेशन है। लेकिन अगर हम बात करें Mg + O2 और हम यहाँ पर लिख देते हैं MgO, तो O2 इसमें तो 2 है लेकिन इधर एक ही है, तो ये एक तरह का बैलेंस इक्वेशन नहीं है, इसको बोला जाता है स्केलेटन इक्वेशन। तो हर स्केलेटन इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन में चेंज किया जा सकता है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कैसे एक स्केलेटन इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन में चेंज किया जाता है। उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, हम उनको देखेंगे अभी। तो स्टेप पहला होता है राइट डाउन द स्केलेटन इक्वेशन। जो स्केलेटन इक्वेशन है उसको लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए कि Fe2O3 है प्लस C है, तो Fe + CO, ये मान लीजिए कि स्केलेटन इक्वेशन है। तो अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, कि जितने भी एलिमेंट हैं रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, वो कितने एलिमेंट्स हैं उन सब का नंबर लिख लेंगे। जैसे कि Fe2O3 CFe + CO। अब एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक Fe है, एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन है। लेफ्ट साइड में Fe कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं। कार्बन कितना है, 1 है। उसके बाद राइट साइड में अगर देखें तो Fe कितना है, 1, ऑक्सीजन 1 और कार्बन कितना है, 1। तो इसमें देखें हमने राइट डाउन कर लिया कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं और राइट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं। अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे कि जो सबसे अधिक एलिमेंट्स हैं उनको सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे, या दूसरा तरीका है कि सबसे जो कम है उनको पहले बैलेंस कीजिए। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जो इसमें सबसे अधिक अमाउंट में है, ज़्यादा संख्या में है, उनको सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। तो सबसे ज़्यादा संख्या में कौन सा एलिमेंट है, ये 3 है। तो यानी कि ये वाला एलिमेंट सबसे अधिक है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो हम सबसे पहले बैलेंस द ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन कितना है, 3 है। इधर कितना है, इधर 1 है। तो यहाँ पर हम अगर 3 कर देते हैं तो ये 3 हो गया इधर भी और 3 इधर भी हो गया। अब हम बैलेंस ऑफ आयरन करेंगे। अब आयरन कितना है, इधर में 1 है, इधर में कितना है, 2। तो यहाँ पर अगर 2 लिख देंगे तो 2 इधर भी हो गया और 2 इधर भी हो गया। अब हम बैलेंस ऑफ किसको करेंगे, कार्बन। अब कार्बन कितना है, इधर में 3 कार्बन है, इधर में कितना है, 1 है। तो हम इधर में अगर 3 लिख देंगे तो ये कार्बन बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, 3 है, इधर कितना है, 3 है। तो ये एक तरह का क्या हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका स्टेप 4 करेंगे। स्टेप 4 में क्या होता है कि इसके जितने भी स्टेट होते हैं, किस किस स्टेट में कौन सा कंपाउंड किस स्टेट में है उसको लिख लेते हैं। जैसे कि Fe2O3 है, ये एक तरह का क्या है, सॉलिड है। +3C कार्बन क्या है, सॉलिड है। +2
2Fe, ये क्या है, सॉलिड है, और इसमें +3 CO क्या है, गैस है, तो ये गैस। तो ये है आपका, फाइनली आपको मिल गया, ये आपका जो है एक तरह का बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन कर लें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि ACO2 + BH2O C6H12O6 + DO2, अगर इसको बैलेंस करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो पहले आप एलिमेंट लिख लीजिए। तो एलिमेंट लिख दीजिए पहले, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। कार्बन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन 2 और 1 यहाँ 3, हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर में कितना है, 6, ऑक्सीजन कितना है, 6, ऑक्सीजन 6 और 2 8, और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितना है, 12। अगर इसमें आप देखें तो सबसे अधिक कौन सा एलिमेंट है, सबसे अधिक यहाँ पर है हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन और देन कार्बन। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। आइए देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो CO2 + H2O C6H12O6 + O2। तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, 12, इधर में कितना है, 2, तो यहाँ पर 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। और बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा CO2 6H2O C6H12O6 + O2। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 6, और यहाँ पर कितना है, 2, 6 और 2 कितना, 8, और इधर में कितना है, 6 और 2 कितना हो गया, 8, 6 2 8, और यहाँ पर हो गया 6 और ये 2 8, मतलब 6। ठीक है, तो यहाँ पर 6 और यहाँ 2 8। तो अब हम बात करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर कार्बन CO2 6H2O C6H12O6O2। तो कार्बन अगर हम देखें तो कार्बन कितना है यहाँ पर, 6, इधर में कितना कार्बन है, 1। तो यहाँ पर अगर हम 6 कर देते हैं तो ये 6 कार्बन हो जाएगा और इधर 6 कार्बन, लेकिन ऑक्सीजन कितना बढ़ जाएगा, 6 दूना 12 और ये 6 18, तो इधर में कितना है, 6। तो अगर हम 6 यहाँ पर 6 कर दें तो ये 6 दूना 12, तो कितना हो जाएगा, 12 और ये 6 18। सो बैलेंस्ड इक्वेशन को फाइनली अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हमें पूछा गया है कि A = क्या होगा, B = क्या होगा, C = क्या होगा और D = क्या होगा। अगर CO2 देखें तो ये एक तरह का गैस है, H2O लिक्विड है, ये सॉलिड है, और O2 एक गैस है। तो इस तरीके से जो फाइनल हमारा बना, A = कितना हो जाएगा, 6, B = 6 एंड C = 1 एंड D = 6। तो ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा।